जय हिंद दोस्तों, हमारा जीके जीएस के डिस्कशन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग साइंस का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हालांकि डिस्कशन का एक ही मकसद है, आपको याद रखेगा कि उस एक क्वेश्चन के आसपास के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हो सकता है हम आपको रिकॉल ज़्यादा से ज़्यादा करा सकूँ। चलिए क्वेश्चन ये है कि कार्बन के जो है कि फ्लोरीन अपरूप के क्या की संरचना भूगर्भ में कैसा होता है, तो ग्लोब के समान होता है, या फिर इसको ग्लोब के समान कह सकता है, या फिर इसको फुटबॉल के समान भी आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं कि फ्लोरीन, इसमें लगभग कार्बन के कितने मतलब होते हैं, तो याद रखिएगा कार्बन की इसमें कितना हो जाता है 60 से लेकर लगभग 70 तक ले मतलब संख्या रहती है, जिसके कारण इसका आकृति ऐसा ग्लोब यानी कि फुटबॉल के समान हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे अपरूप के, तो याद रखिएगा कि कार्बन की याद रखिएगा 3 अपरूप होते हैं। तो एक ही आपने देख लिया कि ये फ्लोरीन होता है, और दूसरा मतलब अगर बात करेंगे तो याद रखिए कौन सा है, तो ग्रेफाइट है, और इसके अलावा कौन सा है, तो हीरा भी है। याद रखना है कौन सा है, तो हीरा भी क्या है, इसका अप्रूप ही है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के कि इन तीनों अप्रूपों के बारे में, तभी आपने फ्लोरीन के बारे में जान लिया। और उसी तरह से अब बात करते हैं कि हीरा के ऊपर में, तो याद रखिएगा हीरा की जो होती है इसकी आकृति कैसा होती है, तो चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है, तो चतुष्फलकीय होता है, और इसके कारण मतलब इसको अंग्रेजी में टेट्राहेड्रल कहा जाता है। और जबकि बात करते हैं इस हीरा में, याद रखना है कि मतलब बंधन कैसा था, स्वसंयोजन बंधन पाया जाता है, और इसका अगर अपवर्तनांक की बात करेंगे तो 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। उसी तरह से अगर क्रांतिक कोण की बात करेंगे तो 24 मतलब इसका क्रांतिक कोण होता है यही 24 डिग्री मतलब 4 मिनट इसका क्रांतिक कोण होता है। अब इसमें मतलब संकरण की बात करते हैं, तो हीरा में याद रखेगा संकरण कैसा, तो sp3 पर संकरण इसमें पाई जाती है। sp3 याद रखना है कि मतलब हीरा में। जबकि हीरा क्या है कि यह विद्युत का कुचालक है। कुचालक का मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है। याद रखना है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, यानी कि ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है। जबकि हीरा चमकता है किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। तो याद रखना, क्योंकि इसमें जब श्वेत प्रकाश जब इसमें से जाती है तो कई मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कई बार परावर्तन होता है, जिसके कारण इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि मतलब के कारण ही यह चमकता है। बहुत तरह का कई रंगों में उसमें श्वेत प्रकाश विभक्त हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से श्वेत प्रकाश मतलब कैसे प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो जब ये प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह 7 रंग विभिन्न रंगों में क्या हो जाती है कि बढ़ जाती है, जिसको हम लोग नीचे से क्या करते हैं कि भिग्योर के रूप में जानते हैं। ऊपर में क्या होता है, वह लाल रंग का होता है, नीचे में सबसे कम बैगनी रंग का होता है। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तन किसका होता है, बैगनी का होता है, सबसे अधिक लाल रंग का होता है। और किसी भी वस्तु का रंग मतलब रंग का निर्धारण किस पे होता है, तो याद रखिएगा तरंगदैर्घ्य पे होता है। तरंगदैर्घ्य को हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो यही याद रखना है कि आपको यहाँ पे तुरंतित परावर्तन के कारण होता है, यानी कि हीरा का कोई रंग नहीं होता, यानी कि यह कैसा होता है, तो रंगहीन होता है। याद रखना कैसा होता है, तो रंगहीन होता है हीरा। और इस तरह से अगर इसमें मतलब रेडियम से, याद रखिएगा रेडियम से जब अल्फा इस पर से किरण गुजारी जाती है तो कैसा रंग का प्रदर्शित करता है, तो हरा रंग का प्रदर्शित करता है। अब यही हरा रंग उसमें प्रदर्शित करता है। जो आजकल कृत्रिम रंग से जो हीरे बनते हैं, तो उसमें याद रखेगा वो आंतरिक दीवारें कैसा होते हैं, वह हरा रंग का ही रख दिया जाता है। अब बात करते हैं कुछ काले हीरे होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं कि बोट कहता है। क्या कहा जाता है, उसको बोट कहा जाता है। और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कांच को वगैरह को काटने में प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक यह क्या कर सकता है कि मतलब यह पहाड़ यानी कि पहाड़ों को यानी कि यह पत्थरों को, याद रखना है कि कैसा है, उसमें से पत्थर निकलता है तो पत्थरों को भी काटने के काम में आता है हीरा का। और बात करते हैं हीरा का उपयोग में, तो देख लीजिए इसको आभूषण बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। आभूषण मतलब देख ही रहे हैं कि आजकल कई सारी चीज़ें मतलब गर्दन में आदमी लोग से मतलब जिसमें चांदी के एथी में बना हुआ या सोना एथी में छोटा छोटा के रूप में हीरा का प्रयोग करते हैं। जैसे अंगूठी में भी आप देखते हैं कि छोटा सा हीरा का एथी लगा हुआ रहता है, तो वो सब हीरा का उस समय प्रयोग किया जाता है। तो ये हमने आपको हीरा के बारे में लगभग मोटा मोटा आपने बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि मतलब ये ठीक है ग्रेफाइट के ऊपर। याद रखिए ग्रेफाइट की आकृति कैसा होता है, तो ग्रेफाइट की आकृति षष्टकोणीय होती है। कैसा होता है, तो षष्टकोणीय होती है, यानी कि हेक्सागोनल इसको होता है। याद रखना है। जबकि ये क्या होता है कि ग्रेफाइट क्या होती है, सुचालक होती है। क्या होती है, सुचालक होती है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन मतलब प्रवाह होता है उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। तो यह विद्युत का क्या होता है कि सुचालक होता है, और इसकी आकृति है मतलब इसका हेक्सागोनल होता है, यानी कि षष्टकोणीय होता है। और अब बात कर लेते
लेते हैं इसका, इसमें संकरण कैसा पाया जाता है, याद रखना है। तो इसमें ग्रेफाइट में sp2 संकरण देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना होगा sp2, जबकि हमने बोला था हीरा में sp3 था। हीरा में कैसा था, तो sp3 था। अब बात कर लेते हैं कि ग्रेफाइट के ऊपर में, याद रखना है कि यह ग्रेफाइट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसको स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्नेहक मतलब क्या हो गया आपको, मतलब वही जो जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ग्रीस कहते हैं। जो आपने साइकिल अगर चलाए होंगे तो देखते होंगे उसके बेथी में बेरिंग के जगह घिस मतलब घर्षण को कम करने के लिए ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। जहाँ तेल न यूज करके अगर थोड़ा सॉलिड के रूप में अगर यूज करना हो ठोस में, तो ग्रीस का प्रयोग करते हैं। तो ये यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, वह मतलब एथी पेंसिल में भी ग्रेफाइट का ही प्रयोग होता है, क्योंकि जो काला रंग का आप जो छीलते हैं नुकीला जो होता है वो ग्रेफाइट का ही रहता है। इसके अलावा क्या होता है कि ऐसी एनोड बनाने में भी किया जाता है। एनोड मतलब वह पेंसिल का क्या होता है, वह इलेक्ट्रोड को भी बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आप वो जो बैटरी आपने देखा होगा इस तरह का आपने, तो उसमें बैटरी में आप देखे थे कि इस तरह का ये लंबा वो सब निकला रहता था। आज भी बैटरी को मतलब शुष्क सेल है, उसको आप एथी करिएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऊपर वाला जो भाग होता था, ये वाला लंबा जो रहता है, यही आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रोड होता है, जिसका प्रयोग ग्रेफाइट का ही बना हुआ होता है। अब बात कर लेते हैं कि उसका और कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है कि जो ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में भी किया जाता है। मंदक के रूप में परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब ये मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको याद रखना है कि उसको क्या कहा जाता है, उसको परमाणु पाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो परमाणु पाइल कहा जाता है। अगर उसी तरह से हम लोग बात करेंगे कि अगर उसमें मंदक के रूप में इसका ग्रेफाइट का न प्रयोग करके भारी जल का यानी कि D2O का अगर प्रयोग करेगा, तो उसको स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं। क्या कहा जाता है, तो स्विमिंग पूल रिएक्टर कहा जाता है। ये भारी जल है जिसको SC यूरे और वासवर ने खोज किया हुआ था। लगभग 7000 भागों में 7000 भागों में एक भाग किसका होता है, भारी जल का ही होता है। और भारी जल का कितना होता है, याद रखना है कि परमाणु भार कितना होता है, सब उसकी संख्या भार के टोटल कितना निकल जाता है, तो इसका 20 हो जाता है। क्योंकि देखिए ये क्या है कि D2O, तो यानी कि मतलब इसका होता है 2 होता है, तो ये चूंकि 2 कितना हो गया, तो 4 हो गया। और ऑक्सीजन का भार कितना होता है, तो 16, तो 16 4 मिलकर कितना हो गया, जब 20 हो गया। तो ये मतलब क्योंकि ड्यूटेरियम है ना, ड्यूटेरियम में उसके परमाणु मतलब कुछ संख्या होते हैं, वह 2 होता है। तो 2 2 कितना होगा, तो 4 प्लस तो उसका, क्योंकि देखिए 1H1 ये क्या हो गया आपका प्रोटियम हो जाता है, जबकि 1H2 क्या हो जाता है, ये ड्यूटेरियम हो जाता है। जबकि 1H3 ये क्या होता है कि ट्राइटियम होता है। तो अभी हमने आपको यहाँ पे दिखाया ये ड्यूटेरियम हो गया, जिसको इसको कैपिटल D के रूप में सूचित करते हैं। इसका परमाणु भार कितना हो गया 2, और जबकि ये कितना है, तो 2 है, इसीलिए 2 गुने 2 यानी कि 4, और ये ऑक्सीजन का 1 है, तो इसलिए 16, तो 16 4 कितना हो गया 20 हो गया। अब बात करते हैं इसका भारी जल का, और अगर यह कितना डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। हालांकि साधारण जल जो होते हैं H2O, आपने देखा होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, यह जम जाता है। और जबकि अगर बात करेंगे भारी जल का, यानी कि ये D2O कितना पर जलता है, तो याद रखना है कि 3.8 डिग्री सेल्सियस पे ये जम जाता है। जबकि साधारण जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि ये याद रखना है कि भारी जल का क्वथनांक कितना होता है, तो इसका क्वथनांक होता है यानी कि 101 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे भी आप याद रख सकते, कुछ भारी है यानी कि इसमें वजन ज़्यादा है, तो इसमें उसमें कुछ ज़्यादा लगेगा ही, इस तरह से। अब बात कर लेते हैं कि कुछ और इसके बारे में। तो हमने ये आपको बता दिया कि जैसे ही उसका भारी जल का प्रयोग मंदक में करते हैं, तो उसका मतलब उसको स्विमिंग पूल रिएक्टर, जबकि ग्रेफाइट के करते हैं तो वो होता है। जबकि वही परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है कि वहाँ पे यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। ये ईंधन के रूप में हो गया, और साथ ही साथ वो मंदक के रूप में या तो ग्रेफाइट का करेंगे तो पाइल हो गया, और उसके अलावा जो मतलब इसको D2O का प्रयोग करेंगे भारी जल का, तो स्विमिंग पूल रिएक्टर होगा। उसके बाद कैडमियम और एक बोरन की छड़ भी होती है परमाणु रिएक्टर में, जो कि क्या कहता है कि न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने का यानी कि कार्य करता है, यानी कि नियंत्रक छड़ के रूप में उसको कैडमियम और बोरन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इस पर फिर से वापस हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन में वही था, हमने आपको बताया ग्रेफाइट के बारे में, तो हमने हीरा और ग्रेफाइट और ये जो था फ्लोरीन, हमने उसके बारे में आपको बता दिए। अब बात कर लेते हैं कि कार्बन का। तो याद रखें कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। इसके भार कितना होता है, तो 12 होता है।
उसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 होते हैं। और प्रकृति में सबसे ज़्यादा अगर मात्रा में अगर उपलब्ध है, सबसे ज़्यादा कार्बनिक यौगिक को अगर कोई बनाता है तो याद रखिएगा ये कार्बन ही है जो सबसे ज़्यादा अधिक कार्बनिक यौगिक, यानी कि कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन और हाइड्रोजन ही एक ऐसा दो तत्व मिलकर लगभग लाखों नहीं करोड़ों संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है, सबसे ज़्यादा याद रखना है। जबकि अकार्बनिक बहुत कम ही लगभग 50-60 हज़ार यौगिक का निर्माण करता है। अब ये कार्बन देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, तो हमारे शरीर में भी पूरा कार्बन की मात्रा, जो भी वस्तु जलने लगे समझिए उसमें क्या है, कुछ ना कुछ कार्बन की ही मात्रा उपस्थित है। तो कार्बन के कारण हमारा शरीर में भी मतलब कार्बन है, इसीलिए हमें जब मृत्यु होने के पश्चात जलाया जाता है तो हमारा शरीर जल जाता है। अगर हड्डी वगैरह में भी सब देखिएगा तो आपको कार्बन ही है। इसके अलावा जो हम लोग तेल जो शरीर में लगाते हैं तो उसमें भी याद रखिएगा उस भी कार्बन का ही बना हुआ है। कंघी वगैरह ये सब क्या है, कार्बन का ही सब, उसमें भी कार्बन उपस्थित है। इसके अलावा लकड़ी वगैरह हो गया उसमें भी कार्बन है, कोयला हो गया उसमें भी कार्बन है। मतलब तो दुनिया के लगभग वस्तुओं में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, कार्बन देखने को ही मिलता है। इसलिए सार्वभौमिक इसको तत्व कहा जाता है, कार्बन को ही। चलिए अब ठीक उस तरह से अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक फूल के पराग कोश के क्या होता है, वर्तिकाग्र तक परागकणों का स्थानांतरण को परागन कहा जाता है। और ये परागन कई तरह से हो सकते हैं आपको, जैसे मतलब वो फूल होता है तो उसके ऊपर मतलब या तो हवा के द्वारा भी उड़ करके आ सकते हैं कण को, तो याद रखना है। तो वह परागन हवा के द्वारा भी आ सकता है, या तो मतलब बारिश वगैरह होता है तो उसके पानी के द्वारा भी हो सकता है, याद रखिएगा। और इसके अलावा मतलब जैसे जीव जंतु उसमें जैसे मतलब जाते हैं, मतलब जैसे आपने देखा घोड़परास हो गया, मतलब और चीज़ वगैरह सब जाते हैं, मनुष्य है तो एक दूसरे से टकरा कर फल के उस पर से परागन उड़ के इस पे चले जाते हैं। इसके अलावा चमगादड़ के द्वारा भी परागन यहाँ पे होता है, मक्खियों के द्वारा भी उसमें मधुमक्खी वगैरह ये सब चीज़ बैठते हैं इससे दूसरे पे, तो उसके पैरों में परागन लटा कर इसके स्टिग्मा मतलब ये वर्तिकाग्र पे जाकर चला जाता है, जिसके कारण स्टिग्मा कहते हैं, तो उस पर परागन होता है। तो इस तरह से मतलब परागन कई तरह से हमको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे फूल है, चूँकि यहाँ पे क्या हमने बोला आपको कि फूल के बारे में, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा संसार का फूल कौन सा है, तो उसको रेफलेशिया कहते हैं। रेफलेशिया याद रखना है कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रेफलेशिया है। उसी तरह से सबसे छोटा फूल कौन है, तो याद रखना है आपको उल्फिया है। कौन सा है, उल्फिया है जो सबसे सबसे छोटा मतलब संसार का फूल है, याद रखना है। और अगर बात करते हैं फूलों के बारे में, तो फूलों का अध्ययन याद रखिएगा फ्लोरिकल्चर में किया जाता है। उसी तरह से अगर बात करते हैं फलों के अध्ययन में, तो उसको पोमोकल्चर कहा जाता है। जबकि बात में याद रखना है कि फूल में याद रखिएगा फूलों की घाटी चमोली, याद रखना है कि कहा जाता है कि फूलों की घाटी चमोली कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। और अगर फूल से ही बात करेंगे तो एक याद था मतलब गुलाब के फूल से क्या हुआ था, इत्र निकालने की विधि जो कि नूरजहाँ की माँ जो थी अस्मत बानो बेगम, अस्मत जो कि बानो बेगम ने उसने खोज किया हुआ था। तो इस तरह से लगभग जो हमने जो भी क्वेश्चन इस पर VBI बन सकते थे हमने आपको बताया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारा जो है कि जाइलम उत्तक पादप में यानी कि पेड़ में जो है कि पानी और खनिज क्या होता है, ये पानी और खनिज का परिवहन का कार्य करता है। तो ये कौन है, जाइलम ही है हमारा। तो याद रखना है कि जाइलम में मतलब ये काफ़ी पतला केस नली के समान यह बना रहता है। और यहाँ से क्या होता है कि हमारा H2O जल गया और प्लस क्या हुआ कि लवण को भी यह अवशोषित करता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जाइलम में आखिर जल और ये लवण जाते कैसे, किस विधि से जाता है। तो याद रखिएगा ये ज से जल और ज से जाइलम, तो इसमें याद रखना है कि परासरण विधि द्वारा, परासरण विधि द्वारा याद रखना है कि ये जाता है। अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है, तो ओस्मोसिस कहा जाता है। तो उसके विधि से ही ये जल और खनिज यहाँ से जमीन से जाता है। उसी तरह से बना हुआ भोज्य पदार्थ जो होता है याद रखना है कि फ्लोएम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा ही यह बना हुआ भोज्य पदार्थ वगैरह किस रूप में जाता है, तो याद रखिएगा लिक्विड के रूप में मतलब जाता है, यानी कि द्रवित के रूप में सभी अन्य अंगों तक इसको पहुंचाया जाता है। और याद रखना है कि जबकि प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें से प्रकाश की ऊर्जा को कितना % यूज किया जाता है, तो 1 से 2% ही प्रकाश का मतलब ये संश्लेषण करके करता ही है अपना ऊर्जा के रूप में। अब बात कर लेते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण वगैरह ये सब होता है इसमें कैसे है। तो याद रखिएगा हमें प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता हो गया, तो इस तरह से हमें सूर्य की क्या चाहिए, प्रकाश चाहिए ही चाहिए। और उसके अलावा क्या है कि हमारा क्या है कि पत्तियों में क्या चाहिए, तो क्लोरोफिल के हमें मात्रा होनी चाहिए, क्लोरोफिल याद रखना, क्लोरोफिल चाहिए। और साथ ही साथ वायुमंडल से क्या चाहिए उसको, CO2 चाहिए, तो CO2 चाहिए। और ज़मीन से क्या हो गया उसको, जल चाहिए। तो ये होता है, पूछता है इसमें से कौन सा चीज़ की प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी मतलब नहीं चाहिए, तो अक्सर आपको ऑप्शन में मिलेगा ऑक्सीजन। तो याद रखना प्रकाश
संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि अगर पेड़ पौधा का मतलब भोजन क्या है, तो एक तरह से याद रखेगा कि यहाँ पे ये है जो CO2 है, यही इसका मुख्य भोजन जाना जाता है। तो ये हो गया अपना, यह सूर्य के प्रकाश हो गया, और ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें पत्ता में क्लोरोफिल हो गया, और इस पर जमीन से क्या हो गया, इसको जल मिल गया जाइलम विधि से, जो कि ओस्मोसिस। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपना अवशोषित करता है, मतलब पत्तों के द्वारा, याद रखिएगा। तो ये याद रखना किस विधि से द्वारा, तो विसरण विधि द्वारा ये उसको अवशोषित करता है। किस विधि द्वारा, तो विसरण विधि द्वारा। बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में जो क्लोरोफिल होती है, उसमें कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। उसी तरह से हमारा ब्लड में जो कि है आयरन धातु देखने को मिलता है, जबकि इंसुलिन में जस्ता धातु रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पे जब प्रकाश संश्लेषण होती है इसमें, तो प्रकाश संश्लेषण सूर्य से किरणें जब इस पे आके पड़ती है, तो दो, एक या तो सूर्य के प्रकाशित भाग वाला में होगा, तो उसको कहाँ पे होता है, प्रकाश वाला भाग में, तो उसको ग्रेना में होता है। कहाँ पे होता है, तो ग्रेना वाला भाग में होता है। जबकि अप्रकाशित जो भाग होता है, उस पर जो प्रकाश संश्लेषण होती है, तो वह कहाँ पे होता है, तो स्ट्रोमा में होता है। कहाँ पे होता है, तो स्ट्रोमा में होता है। अब बात करते हैं कि आखिर क्लोरोफिल इन दोनों में किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा कि ग्रेना भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि स्ट्रोमा भाग में क्या होता है कि क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। जबकि क्लोरोफिल की उपस्थिति का कारण इसका पत्ती का रंग कैसा होता है कि हरा रंग होता है। जबकि पीला रंग अगर पत्ती का हो गया, तो निकोटीन के कारण ही होता है। जबकि दूध का भी मतलब जबकि दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ और क्वेश्चन में, तो याद रखना है कि ये क्या करता है कि CO2 को अपने अथी से प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाता है, तो ग्लूकोज का निर्माण करता है। यानी कि मतलब 6H12O6 का, यानी कि ये ग्लूकोज का निर्माण करता है। और बात करते हैं जबकि ये प्रकाश संश्लेषण के पश्चात क्या करता है, हमें ऑक्सीजन देता है, और हम उसको ऑक्सीजन लेते हैं। तो जब हमें सांस द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमें कितने % ऑक्सीजन वायुमंडल से लेते हैं, तो याद रखना है कि 21% हम ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जब बाहर की तरफ में छोड़ते हैं, तो ये सिर्फ 17% बाहर फिर से वापस आ जाता है, और 4% के रूप में हम क्या करते हैं, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। जबकि वायुमंडल से हम कार्बन डाइऑक्साइड कितना % लिए थे, तो याद रखना है कि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लिए थे, यानी कि CO2, और ये हमने वायुमंडल में कितना % छोड़ दिया, तो 4%। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मनुष्य के बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बढ़ रही है। साथ ही साथ बहुत सारे मतलब आजकल देख रहे हैं कि इंडस्ट्री वगैरह लग गया है, उसके कारण भी निकल रहा है। साथ ही गाड़ियों वगैरह ये सब धुआं के रूप में भी CO2 की मात्रा बढ़ रही है। इसलिए क्या हो गया है कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया। और CO2 को बढ़ते हुए देखते हुए ग्लोबल वार्मिंग को, यानी कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य गैस यही होता है। मुख्य गैस के रूप में याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, और इसके लेकर प्रोटोकॉल वगैरह भी बना हुआ था। चलिए बता ही देते हैं आपको प्रोटोकॉल के बारे में। याद रखिएगा वह है क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल तो बना हुआ था, तो क्योटो प्रोटोकॉल बना हुआ है कब, 1997 में। जबकि ये प्रभावी कब हुआ, तो 2005 में आपको ये प्रभावी हो गया। क्योटो कहाँ पे पड़ता है, तो जापान शहर में पड़ता है आपको। चलिए विषय वस्तु से आगे निकल आया, फिर से वापस प्रकाश संश्लेषण के ऊपर आते हैं। तो हमने आपको प्रकाश संश्लेषण वो से आपको हमने बता दिया। हाथ ही साथ ये पादप है, यानी कि पौधा के बारे में है। तो याद रखिएगा जबकि पौधा की क्या होती है कि सेल जो होती है वह मतलब चौकोर के आकार का होता है, यानी कि वह मतलब आयताकार के रूप में रहता है। जबकि जीवों के जो सेल होते हैं वह मतलब गोल आकार के रूप में मिलता है। जबकि पौधा में क्या होता है कि कोशिका भित्ति मतलब इसमें पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो सेल्यूलोज का बना होता है। जबकि मनुष्य के यानी कि एनिमल सेल में क्या होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि सिर्फ और सिर्फ झिल्ली ही पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। और अब बात करते हैं कुछ पौधे के वगैरह में। तो याद रखिएगा पौधा में एक हार्मोन्स होते हैं, जिबरेलिन्स हार्मोन, जो कि क्या करता है कि चुन्नाटा पौधा को क्या करता है, वह लंबा करने का कार्य करता है। याद रखने का छोटा पौधा को जिबरेलिन्स बड़ा कर देता है। जबकि साइटोकाइनिन होता है, यानी कि सेल डिवीजन का कार्य करता है, विभाजन में, यानी कि पौधा का विकास में उसका प्रयोग किया जाता है साइटोकाइनिन का। ट्राउमैटिन भी होता है, याद रखिएगा ट्राउमैटिन क्या होता है कि ये पौधा को मतलब ऐसी घाव को भरने का कार्य करता है। यानी कि कहीं से यह कट फट जाता है, तो देखिएगा मतलब उस समय तुरंत कोई लसा वगैरह अंदर से द्रव के रूप में निकलता रहता है। वो बाद में फिर आपस में कुछ समय के बाद देखिएगा वह सूख गया है, भर गया है, तो वह ट्राउमैटिन ही होता है जो उसको घाव को भरने का कार्य करता है। और जबकि पेड़ के ऊपर ही फल अगर पक जाते हैं, तो उसके लिए कौन सा होता है, तो मतलब ये होता है एथिलीन गैस होता है। एथिलीन यानी कि हाँ C2H
4 होता है, यानी कि एल्कीन का ग्रुप है जिसको एथीन कह दीजिए या एथिलीन कहा जाता है। तो इसका प्रयोग मतलब फलों में यानी मतलब कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है, जबकि कृत्रिम रूप से पकाने के लिए याद रखिएगा C2H2 यानी कि एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी कृत्रिम रूप से इसके एसिटिलीन गैस को क्या कहा जाता है, वहाँ पे भी प्रयोग किया जाता है गैस के वेल्डिंग में। ये एल्काइन ग्रुप का समूह है। एल्काइन का मतलब वही है जो यानी कि कार्बन की संख्या जो हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के दुगना से 2 घट जाता है। तो हमने इसके बारे में भी कल भी आपको बताया हुआ था, और फिर हम अब 1 से 2 दिन के बाद में फिर आएगा तो उसमें हम आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे और इससे आगे जाते हैं। और याद रखिएगा, हाँ, पौधा में होता है एब्सिसिक एसिड होता है जो कि उसे वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है, यानी कि पौधा को बड़ा होने ही नहीं देता है। जबकि एक ऑक्सिन हार्मोन होता है, कौन सा होता है, तो ऑक्सिन हार्मोन होते हैं जो कि क्या करता है, वह पौधा को मतलब थोड़ा बढ़ता है तो उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। साथ साथ खरपतवारों को क्या करता है कि नाश करता है, और पौधा को क्या करता है कि उसको गिरने से बचाता है, उसको गिरने से बचाता है। ये आपको कुछ उससे जुड़ा हुआ याद करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि जूल का जो है नियम है, क्या कह रहा है कि जूल का जो नियम है वह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। तो उसमें क्या होता है कि अब बात करते हैं जूल का, ये किसका मात्रक है, तो याद रखेगा ऊर्जा का यह मात्रक है, और ऊर्जा का मात्रक है। तो जबकि 1 जूल बराबर कितना होता है, याद रखना है कि 1 जूल बराबर कितना होता है, तो याद रखना है कि इसको 10⁻7 अर्ग भी कहा जाता है। उसी तरह से अगर बात करते हैं मतलब 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो याद रखें 4.2 जूल होता है, 4.2 जूल होता है। और कुछ जूल से जुड़ा हुआ अगर देख लेते हैं, हालांकि इसमें क्या करा है, ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित हो, यानी कि किसी भी मतलब एथी में धारा जब प्रवाहित की जाती है किसी प्रतिरोध युक्त तार में, तो उसमें क्या होती है, जो प्रवाहित होने वाली धारा का स्क्वायर मतलब उसके धारा का वर्ग और उसमें उपस्थित प्रतिरोध का क्या होता है कि गुणनफल होता है, गुणनफल का समानुपाती होता है। तो ये देखिए, जैसे ही इसमें हम धारा मतलब प्रवाहित करेंगे, अगर प्रतिरोध युक्त तार ज़्यादा है तो उसमें क्या हो जाएगा कि आपको ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी, साथ ही साथ उसमें प्रतिरोध भी बढ़ा, यानी कि यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध बढ़ने से भी ऊष्मा हमें बढ़ती है, साथ ही साथ यह धारा बढ़ने से भी उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि विद्युत जो हीटर वगैरह ये तार होता है तो उसमें क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, जिससे उसमें मतलब क्या होता है, हमें बिजली का भी ज़्यादा खर्च होता है। क्योंकि ये देखिए ज़्यादा ऊष्मा के लिए हमें क्या करता है कि उसमें विद्युत धारा हमें बढ़ानी पड़ती है, तो इसलिए कारण हम वहाँ पे ज़्यादा उड़ता है बिजली। चलिए और कुछ इससे जुड़ा हुआ हम लोग बात कर लेते हैं कि ये ऊष्मा है। तो याद रखिएगा, ऊष्मा को हम लोग किस रूप में मापते हैं, तो कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं ऊष्मा को, कैलोरी में मापते हैं। और याद रखिएगा जबकि ये गरीबी रेखा के निर्धारण में कहा गया है कि अगर 2400 कैलोरी कोई व्यक्ति लेता है और हम लोग जो भोजन वगैरह खाते हैं तो इसको याद रखिएगा कैलोरी में ही मापा जाता है। तो इस तरह से हमें 2400 कैलोरी मिलता है किसके लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, यानी कि गाँव के लोगों के लिए ये मतलब कितना के लिए रखा गया है कि 2400 कैलोरी। इसके अलावा अगर शहरी लोगों के लिए रखा गया कितना, 2100 कैलोरी। प्रतिदिन कोई व्यक्ति अगर मतलब उपभोग करता है, उसके शरीर में ऊर्जा मिलती है, तो वो क्या है, व्यक्ति गरीब नहीं है, जो कि लकर वाला फार्मूला ने इसने दिया हुआ था, याद रखिएगा। और अब बात करते हैं यहाँ पे ऊष्मा वाला में। तो याद रख, हमने क्या बोला कि ऊष्मा का हम लोग कैलोरी में मापते हैं, उसी तरह से तापमान को हम लोग क्या कहते हैं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में मापते हैं। हालांकि उसका एक फार्मूला भी होता है, आपको याद रखिएगा। एक यहाँ पे याद रखिएगा C5 बराबर कितना होता है, F-32/9 बराबर R/4 बराबर, और इसमें एक और छूट रहा है, और तो याद रखिए ये डिग्री सेल्सियस हो गया, ये आपका फ़ारेनहाइट हो गया, और एक रीमर/4 हो गया। और उस तरह से आपको केल्विन में याद रखिएगा K-273/5 यहाँ पे एक छूट रहा है, रुकिए इसको फिर से आपको सजाकर हम छोटा साइज में लिख देते हैं। तो याद रखिए C/5 यानी कि ये डिग्री सेल्सियस है, C बड़ा यानी कि F-32 ये क्या है आपका फ़ारेनहाइट का है। उसी तरह से K-273 बटा आपका ये कितना हो गया 5, तो ये केल्विन हो गया, K का मतलब, और R मतलब रीमर, तो रीमर R/4 ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ से आप एक दूसरे के चेंज करके आप यहाँ से आप बना सकते हैं, जिसमें से कहा जाता है कि ये कौन सा मतलब फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस तापमान समान होता है, तो 40 डिग्री का जो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट एक दूसरे से समान होता है। चलिए अब बात करते हैं इसके ऊपर आगे के हम लोग इसमें। तो याद रखना है कि आपको कभी भी तापमान को हम लोग उसको डिग्री सेल्सियस, केल्विन में और ये सब चारों मात्रकों में मापते हैं, जबकि ऊष्मा को क्या मापा जाता है, तो कैलोरी में मापा जाता है। और जबकि घर के ऊर्जा में मतलब याद रखिएगा
घर के ऊर्जा में, तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर, यानी कि वो भी क्या है, ऊर्जा का ही मात्रक होता है। तो जब हम लोग मीटर मिलता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10⁻6, ये कितना होता है, जूल ही होता है। आपको ये चीज़ आपको याद रखना होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आयोडीन समूह का 17 का जो है, क्या कह रहा है कि 17 का सबसे कम मतलब अभिक्रियाशील मूल तत्व है, याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर किस में है। तो याद रखना है कि जो आवर्त होते हैं ये बाएं से दाएं की ओर इस तरह से जाती है। इस तरह से 7 को कितना है कि आपको आवर्त रखा गया है, जबकि ऊपर से नीचे तक जो ये रेखाएं आती है उसको उदाग्र कहा है, उसको याद रखें, उसको वर्ग कहा जाता है। और वर्ग टोटल कितने हैं, तो आपको 18 याद रखना होगा, कितने हैं, तो 18 रखा गया। जबकि 18वां वर्ग को उत्कृष्ट गैस है या अक्रिय गैस इसको कहा जाता है, या नोबल गैस भी इसको कहा जाता है। तो इसमें सभी गैसों को ही रखा गया है ये 18 वाला में, यानी कि हीलियम, क्रिप्टन, मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, इस तरह से। और 17 वाला जो है ये वाला आपको याद रखना है कि ये 17 वाला है। 17 वाला वर्ग में क्या रखा गया है कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ये ब्रोमीन और आयोडीन, और ये नीचे वाला में एस्टेटिन रखा जाता है। तो इस तरह से अब आपको बता देते हैं कि यहाँ पर है आयोडीन। तो इस तरह से देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या था, सबसे कम क्रियाशील में आयोडीन, ये नीचे के नेता, क्योंकि जब कहा जाता है कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है कि क्रियाशीलता उसकी घटती जाती है। इस तरह से क्या है, सबसे कम क्रियाशील में आपको यहाँ पे आयोडीन मिला, उससे भी कम क्या है, स्टैटिन होता है। अब बात करते हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो गया, तो आपको फ्लोरीन मिल गया। तो सबसे अधिक मतलब हो जाता है आपको फ्लोरीन, उससे कम क्या होता है क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, और उससे कम क्या होता है आयोडीन, उससे कम स्टैटिन होता है। तो ये अभिक्रियाशीलता के बारे में हमने आपको बता दिया। और जबकि ये फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है, एक गैस है, जबकि ब्रोमीन क्या है, एक द्रव के रूप में मिलता है। जबकि आयोडीन और स्टैटिन क्या है, यह ठोस की अवस्था में रहता है। यानी कि ऊपर का दो मतलब क्या है कि गैस हो गया, गैस के बाद ये ब्रोमीन वाला ये द्रव हो गया, और नीचे के दो वाला कौन सा, ठोस के रूप में रहता है। और जबकि इलेक्ट्रॉन अगर बंधुत्व की बात आएगा, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुत्व किस में पाया जाता है, तो याद रखिएगा आपको उसमें कि क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक पाई जाती है। यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाता है, आपको अपोजिट देखने को मिलता है, कब, बंधुत्व के बारे में। उसी तरह से अगर इसमें आपको याद रखिएगा धातुओं की क्रियाशीलता वगैरह, हालांकि ये जो आवर्त सारणी अभी जो वर्तमान में है, ये किसके आधार पे है, तो मोस्ले पे आधारित है। हालांकि इसके आगे एक मिलेगा आवर्त सारणी का, हम वहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे। जबकि आयोडीन का याद रखिएगा परमाणु संख्या कितना होता है, तो आयोडीन का 53 होता है। जबकि खाने के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं। हालांकि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। आपने देखा कि थायराइड ग्रंथि से जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, उसमें ही आयोडीन रहता है। तो अगर उसमें से कम हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, घेंगा रोग हो जाता है। और अगर आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कि आयोडीन हम लोग युक्त नमक जब खाते हैं, तो उसमें कौन क्या चीज़ मिलाया जाता है, तो पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। क्योंकि आपने नमक का देखा होगा सूत्र NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड। यह क्या है आपका, तो सोडियम क्लोराइड यह कि नमक है। इसमें से यह खाएंगे ना तो आपको आयोडीन मतलब क्या होगा, पहले ज़माने में यही सब था, ये सोडियम क्लोराइड ही सिर्फ यूज करते थे, जिसके कारण सबसे ज़्यादा घेंगा मतलब निकला हुआ व्यक्तियों को देखते थे। लेकिन अब इसमें पोटेशियम आयोडीन मिलाया जाता है, पोटेशियम आयोडाइड, यानी कि ये हो गया आयोडीन, यानी कि इसके कारण क्या, इसी को ही कहा जाता है मतलब आयोडीन युक्त नमक। ये आपको याद रखना है। उसी तरह से एक सिल्वर आयोडाइड भी होता है, AgI, याद रखना था। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। ये आपको याद रखना होगा, कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह से भोटी के समय हाथ के नाखून पर स्याही लगाया जाता है, तो याद रखिएगा वह सिल्वर नाइट्रेट होता है, यानी कि Ag3NO2, तो वह सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। तो ये यहाँ पर कुछ हमने आपको उससे जुड़ा हुआ कुछ आपको हमने बता दिया, तो ये आपको याद रखना है आयोडीन के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीवाश्म की काल का निर्धारण एक मतलब तरीका होता है, जिसके जीवाश्म सामग्री में एक ही तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात का पता चलता है। और ये अनुपात किसके किसके बीच में होता है, तो अब जान लीजिए, कार्बन जो होता है 12 और कार्बन किसके 14 के बीच का अनुपात को ही निर्धारित किया जाता है, जिसके जीवाश्मों की आयु ज्ञात हो जाती है, याद रखना, जिसको एब्सोल्यूटिंग डेटिंग भी इसको कहा जाता है, या फिर रेडियो कार्बन, इसको रेडियो कार्बन ऐसी विधि भी कहा जाता है। साथ ही साथ जीवाश्म विधि के काल को भी किया जाता है। तो इसे याद रखना, ये C12 और 14, और एक याद रखिएगा C13 भी होता है। तो ये सब क्या हो गया, कार्बन के ये समस्थानिक है। कार्बन के 3 समस्थानिक है आपको देखने को मिलेगा, C12 और C13 और C14। तो इनमें से यही 12 और 14 का ही प्रयोग किया जाता है जीवाश्मों की आयु को ज्ञात करने में किया जाता है। जबकि जीवाश्म को छोड़कर अगर पर्वत, पठार, मिट्टी ये सब का अगर निर्धारण करना पड़े हमें, तो मतलब एक समस्थानिक होता है यूरेनियम 235, इसका प्रयोग मतलब किया जाता है।
तो ये रखना है। तो यही करो चट्टान वगैरह या पृथ्वी के अभियायु के लिए यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है। तो ये याद रखना है आपको कि कार्बन के क्या है कि हमने वहाँ पे अपरूप देखा था, कार्बन के अपरूप में हमने हीरा, ग्रेफाइट और फ्लूरीन को देखा था। यहाँ पे समस्थानिक कहा गया। तो समस्थानिक में आपको हमने बता दिया कि एक 13 होता है और एक 14 होता है, और एक 12 और एक 12, एक 13 और एक 14 होता है। तो ये इस तरह से होता है जिसमें से 12-13 का ही अनुपात निकालते हैं। अब ये समस्थानिक होते कैसे हैं, तब आपको बता देते हैं कि समस्थानिक मतलब, और हमने हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक आपको बताया हुआ था, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। उसी तरह से ऑक्सीजन का भी होता है, याद रखिएगा 3 ही होता है। एक ऑक्सीजन का ये 16 वाला होता है, और एक 17 होता है, और एक ऑक्सीजन का 18 वाला होता है। ये भी उसका अप्रूप होता है। अब यहाँ सबसे अधिक याद रखिएगा मतलब पोलोनियम का होता है समस्थानिक। अब ये समस्थानिक होता है कैसे, जैसे ही मतलब कोई मतलब तत्व होता है, और उसका तत्व क्या होता है कि परमाणु संख्या समान होती है। परमाणु संख्या यहाँ पे ईरो के एग्जाम्पल से यहीं पे आपको दे देते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन 6 और ये 12 हो गया, उसी तरह से ये 13 हो गया और ये और 14 हो गया। तो जिसके कहा जाता है कि मतलब परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसे ही समस्थानिक कहते हैं। देखिए समस्थानिक में ये भार कितना हो गया भिन्न भिन्न, ये 12, 13 और ये 14, जबकि सबका संख्या वही है। या फिर इसको दूसरा तरीका से भी आपको शब्दों में फंसा सकता है, जैसे कहता है कि उसमें किसके नाभिक में प्रोटोनों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे ही समस्थानिक कहा जाता है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर कहेगा कि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो या और उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो इसको समस्थानिक कहा जाता है, यानी कि आइसोटोप्स कहा जाता है। उसी तरह से क्योंकि हमने क्या बोला कि न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालती है, परमाणु भार को यह संख्या में से घटा देंगे। जैसे 12 में से 6 घटेगा तो इसमें क्या हो गया, 6 आपको न्यूट्रॉन मिल गया। जबकि इस वाला में कितना गया, 13 में से, तो उसमें कितना मिल जाएगा आपको, 7 मिल जाएगा। उसी तरह से इसमें करेंगे तो 8 मिल जाएगा। तो इस तरह से यह न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है, इसके कारण यह हो गया। अब ये समस्थानिक होता है। और एक संभारिक भी होता है। संभारिक उसको कहते हैं जिसके परमाणु भार समान होते हैं और उसके क्या होते हैं, तो संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है, जबकि परमाणु संख्या अलग अलग देखने को मिलता है। यानी कि मान लीजिए कोई ए और बी और सी हो गया, तो उसके क्या होगा, ऊपर वाला भार समान रहेगा लेकिन परमाणु संख्या यानी कि नीचे वाला भिन्न भिन्न हो जाता है, जिसका उसे संभारिक कहा जाता है। और एक संभारिक यानी कि आइसो बार कहा जाता है। एक सम इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जब संख्या समान होती है तो उसको सम इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। उसी तरह से अगर एक सम मतलब न्यूट्रॉनिक भी होती है, जब न्यूट्रॉन की संख्या उसमें समान होगा तो उसको सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ये आपको याद करके रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्थितिज ऊर्जा क्या कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा वस्तु के ऊंचाई के साथ क्या होता है कि बदलते रहती है। तो अब स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। यहाँ पे इसका सूत्र देखने को मिलता है स्थितिज ऊर्जा का। ये क्या होता है कि वस्तु के ऊंचाई के साथ में यह बदलती रहती है। ये हो गया h, क्या हो गया ऊंचाई हो गया, स्मॉल g क्या हो गया गुरुत्वीय त्वरण हो गया, m क्या हो गया वस्तु का मास है। यानी कि कोई वस्तु कहीं पे भी मतलब रखा गया है तो उसमें भी कुछ ना कुछ ऊर्जा है, और उसको हम जैसे ऊंचाई तक लेके जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर हम एक तल्ला छत पर से एक ईंटा को आप लेकर गिराइए और एक 5 तल्ला के छत पर से ईंटा को गिराइए, तो जो 5 तल्ला वाला से गिरेगा तो आपको ज़्यादा नुकसान करेगा और एक तल्ला से थोड़ा सा कम करेगा। लेकिन क्या है कि इसमें ये बता रहा है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाती है उसमें क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, मतलब उसमें ऊर्जा बढ़ती ही जाती है। तो ये आपको याद रखना होगा स्थितिज ऊर्जा का। उसी तरह से अगर एक गतिज ऊर्जा का भी होता है, तो गति में कोई वस्तु रहता है तो वह उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब ये देख लीजिए, मतलब जबकि घड़ी में संचित जो पूछता है कि घड़ी में कौन सी ऊर्जा रहती है, तो संचित रहता है, तो वह स्थितिज ऊर्जा ही घड़ी में देखने को आपको मिलता है। अब देख लेते हैं गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब सूत्र होता है 1/2 mv² होता है, यही आपका सूत्र होता है। यानी कि वेग को अगर हम दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। अगर वेग को आधा करेंगे तो गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाती है। या फिर इसको गतिज मतलब वेग को तिगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि v का स्क्वायर, यानी कि सीधे वेग का क्या हो जाता है कि स्क्वायर ही हो जाता है। उसी तरह से एक गतिज ऊर्जा और एक संवेग का बीच भी मतलब सूत्र होता है, इसका मतलब इसको संबंध होता है। यानी संवेग बराबर p बराबर mv होता है। तो अगर संवेग में अगर बात करेंगे यानी कि द्रव्यमान गुने वेग के गुणनफल को ही संवेग कहा जाता है। तो वेग यानी कि वेग को दुगुना करेंगे तो संवेग दुगुना हो जाएगा, जबकि वेग को आधा करेंगे तो संवेग भी आधा ही होगा। तो ये इसमें दर्शाया गया। जबकि अब इसको मतलब समीकरण के रूप में लेते हैं तो याद रखिएगा ये होता है आपका
काइनेटिक एनर्जी बराबर संवेग का स्क्वायर बटा 2m, यही इसका फॉर्मूला होता है रिलेशन। यानी कि संवेग को अगर हम दुगना करते हैं तो याद रखिए गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। उसी तरह से अगर संवेग को हम 3 गुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाती है। ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला, इस संबंध को याद करके रखना होगा। अब ये सोच रहे होंगे कि ये फॉर्मूला आखिर आया कैसे, चलिए आपको हम बता देते हैं ये आया कैसे। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था संवेग बराबर m भी होता है। इस तरह से अगर हम लिख सकते हैं इसको v बराबर p बटा m के रूप में लिख सकते हैं। जबकि गतिज ऊर्जा का आपने फॉर्मूला देखा, गतिज ऊर्जा का 1/2 mv², तो mv², तो इस तरह से बराबर में हम लोग लिख सकते हैं m और गुने, चूँकि v बराबर कितना लिखा p बटा m, तो यहाँ पर रख दीजिए तो p बटा m, और इसको क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर करने के पश्चात आपको यहाँ पे मिल गया 1/2 और ये m, और इसको वेग का स्क्वायर बट्टा क्या हो गया m का स्क्वायर, यानी कि m गुने m का स्क्वायर को m गुने m, यानी कि एक m ये और एक m कट गया था। क्या आपको मिला यहाँ पर, ध्यान से देखा आपने? तो इसको फिर से अब साफ आपको लिख देते हैं, तो आपको वही आपको फार्मूला वापस मिल जाता है, यानी कि p का स्क्वायर बट्टा 2m, यानी कि आपको संवेग का, यानी कि संवेग का स्क्वायर बट्टा ये 2m, ये आपको यहाँ से ये फार्मूला आया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपको, तो अगला क्वेश्चन ये कहता है आपको कि दूरदृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति के होता है रेट में किसी वस्तु का रेट मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। अब ये देख लेते हैं कि रेटिना के पीछे मतलब ये बना कैसे। तो ये आपका मतलब ये आपके आंखों में क्या होता है कि उत्तल लेंस होता है, और ये अनंत की किरणें यहाँ पे आती है। तो जैसे ये किरणें यहाँ पे आती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ जाता है, रेटिना पे बनने के बजाय उसके पीछे बन जाता है। तो जैसे ये पीछे यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है कि वस्तु हमें दिखाई देती है। अब देखते हैं दूरदृष्टि दोष में क्या होता है। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु हमें दिखलाई नहीं देती है, और इसके उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसके कौन कौन से कारण से क्या होगा कि यह दूरदृष्टि दोष हो गया था। तो अब ये देखिए चूंकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे मतलब रेटिना के पीछे बनता है, यानी कि रेटिना के पीछे बनता है, यानी कि लेंस का क्या होगा कि फोकस दूरी बढ़ जाता है। जैसे ही फोकस दूरी बढ़ता है तो लेंस की क्षमता क्या हो जाती है कि घट जाती है, क्योंकि क्षमता बराबर होती है 1/f, यानी कि उल्टा का संबंध होता है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो लेंस क्या होगा कि फोकस दूरी का बढ़ जाना, और दूसरा कारण कि लेंस के मतलब क्षमता का क्या हो जाएगा कि घट जाना। साथ ही साथ क्या है कि लेंस का क्या हो जाना कि पतला हो जाना, लेंस की मोटाई का पतला हो जाना। साथ ही साथ नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, यही सब मुख्य कारण है जिसके कारण ये दूरदृष्टि दोष होती है। अब बात कर लेते हैं कि इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का जब प्रयोग कर देते हैं यहाँ पे, तो ये एक वाला ये जो होता है कि यहाँ पे ये लेंस वाला इसको अपसरित करके थोड़ा सा इधर की ओर भेजती है, और ये तब फिर ये वाला यहाँ पर लाकर वापस रेटिना पर बना देती है। तो रेटिना पे जब प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक उल्टा और मतलब होता है, और उल्टा जब होता है उसको सिलियरी मांसपेशियाँ क्या करता है उसको फिर से सीधा कर देता है। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना होगा। अब ये दूरदृष्टि दोष था, उसी तरह से अब हम लोग निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो से ये किरणें आती है तो वो रेटिना से पहले ही कट जाती है, यानी कि रेटिना के याद रखिएगा पीछे था, जबकि ये रेटिना के आगे, यानी कि रेटिना के आगे, यानी कि रेटिना से जस्ट पहले ही बन जाती है। अब इसका निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट के तो वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर के वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो उसको उपचार के लिए क्या किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए मतलब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। या फिर इसको ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं कि निकट में आव, यानी कि अ से आवा मतलब अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अब ये देखते हैं निकट दृष्टि दोष के होने का क्या कारण हो गया, यानी कि लेंस का क्या इसका फोकस दूरी का क्या हो जाए कि घट जाना। तो जैसे ही लेंस का फोकस दूरी का घट जाना, इसका मतलब क्या है कि लेंस की क्षमता का क्या हो जाना कि बढ़ जाना। साथ ही साथ नेत्र जो गोलक है याद रखिएगा, तो यह नेत्र गोलक का क्या हो जाना कि बड़ा हो जाना, नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। साथ ही साथ क्या है कि यह लेंस की मोटाई का बढ़ जाना, लेंस का जो है कि मोटाई का बढ़ जाना, ये सब निकट दृष्टि दोष का ही मतलब कारण ही है। और अब बात कर लेते हैं इसके अलावा और दो अन्य भी होता है, याद रखिएगा। जरा दृष्टि दोष होता है, तो जरा दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो जो उसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है कि उसमें से एक होता है कि मतलब दो लेंस में इसमें अवतल और उत्तल दोनों लगा हुआ रहता है। तो जरा
दृष्टि दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि एक अबिंदुकता होता है यानी कि एस्टिग्मेटिज्म होता है, यानी कि एस्टिग्मेटिज्म जो होता है उसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिलेंडराकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या होता है कि अबिंदुकता में क्षैतिज तो वस्तु हमें इस तरह से दिखाई तो साफ साफ दिखती है, लेकिन उदग्र वाला ऊपर वाला जब देखते हैं तो वह अच्छा से साफ साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए उसमें बेलनाकार का प्रयोग किया जाता है। जबकि ज्यादा दृष्टि दोष में याद रखेगा उसमें निकट और दूर दोनों तरह का क्या होता है कि प्रभावित रहता है, इसलिए उसमें बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि जो मतलब जो भी आंखों में 4 तरह का दोष होता है, निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का, जबकि दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का, जबकि ज्यादा दृष्टि दोष को बाइफोकल लेंस का, और अबिंदुकता में आपको बेलनाकार लेंस का यानी कि सिलेंडराकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि आवर्त सारणी का आविष्कारक कौन था? तो दमित्री मेंडलीफ था। तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी यह बनाया हुआ था, तो किस पे बनाया हुआ था? तो यह भार पे बनाया हुआ था, यानी कि परमाणु भार पे, यानी कि एटॉमिक मास पे इसने सजाया। बोला था कि तत्वों को मतलब जो रासायनिक भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उसके परमाणु भार के क्या होते हैं कि आवर्त फलन होते हैं, यानी कि लगभग भार से इसने सजा दिया हुआ था, जो कि इसमें बहुत सारे क्या होता अवगुण था, कमियां था। बाद में आगे चल करके कौन आया? तो याद रखना है कि मोसले आया हुआ था, मोसले। और मोसले ने आकर क्या हुआ था कि इसको मतलब अब यह परमाणु संख्या पे यानी परमाणु क्रमांक पर एटमिक नंबर पे उसने सजा दिया। और मोसले याद रखना है कौन सा है? और मोसले। और यही मोसले अभी कौन सा है कि आधुनिक आवर्त सारणी का यह पिता कहा जाता है। जबकि ऐसे सिर्फ पूछा जाएगा कि आपको आवर्त सारणी का पिता कौन है, तो मेंडलीफ हो गया, लेकिन अभी आधुनिक रूप से जब जोड़ देगा तो आपको मोसले याद रखना है। और मोसले का क्या है? यानी कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक जो गुण होते हैं वह परमाणु संख्या का यानी कि परमाणु क्रमांक एटमिक नंबर के आवर्त फलन होते हैं इसके अनुसार। अब बात कर लेते हैं कि सबसे शुरू में किसने दिया हुआ था? तो डोबेनेयर ने, याद रखिए कौन सा? तो डोबेनेयर ने ट्रिक नियम दिया हुआ था, ट्रिक नियम इसने दिया हुआ था। ट्रिक नियम का मतलब क्या था कि दो तत्वों का मतलब होता है परमाणु जो मतलब भारों का योगफल का अनुपात जो होता है यानी कि रेशियो यानी कि औसत, वह तीसरा के क्या होता था कि समानुपाती होता था। ये ज़्यादा तक ने चल नहीं पाया। उसी तरह से अब न्यूलैंड का अष्टक नियम आया हुआ था। न्यूलैंड का याद रखिएगा, न्यूलैंड याद रखिए कौन सा है? तो न्यूलैंड ने क्या सा दिया था? तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया हुआ था। अष्टक नियम के अनुसार इसने बताया था कि हर तत्व का 8वां जो तत्व होता है वह एक समान होता है। इसने सजा दिया था संगीत पे 7 स्वर पर, इसको से सा रे और गा मा पा दा नी और सा। तो इस तरह से उसने संगीत के 7 स्वर पे सा रे गा मा पा दा नी सा इस पे उसने सजा दिया था। तो याद रखना है कि इसका तो यह था न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये आपको हमेशा याद रखना है। यानी कि डोबेनेयर का ट्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, उसी तरह से ये मेंडलीफ था इसका परमाणु भार पे हो गया, और ये जो अभी आधुनिक जो सारणी है मोसले का वह परमाणु संख्या पे आपको याद है। इस तरह से आपको मतलब आवर्त कितने होते हैं? तो आपको 7 आवर्त होते हैं। वर्ग कितने हैं? तो 18 है। आपको ये चीज़ आपको उसमें याद रखना होगा। यानी कि ये बाएं से दाएं वाला ये रेखा क्या है, क्षैतिज वाला क्या कहा जाता है? तो उसको आवर्त कहा जाता है, ऊपर से नीचे वाला को वर्ग कहा जाता है। चलिए तो इस तरह से अब कुछ हमने मौखिक में हल्का फुल्का आपको बता दिया, फिर क्वेश्चन आएगा तो इसके बारे में आपको डीप हम बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार में आवर्तों को तत्वों को क्या है उनकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। और ये किसने किया था? तो अभी हमने आपको बताया कौन सा? तो मोसले ने, क्योंकि यहाँ पे साफ क्या कहा गया है? परमाणु संख्या के आधार पे यानी कि एटमिक नंबर परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में यहाँ पे ये सजा दिया गया है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना की जरूरत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो विस्थापन न होने पर किया गया कार्य कैसा होता है? तो शून्य होता है। अब कार्य का देख लेते हैं। तो कार्य का ये फॉर्मूला होता है आपको, तो W बराबर एफ एस कोस थीटा हो गया। तो क्या हो रहा है? विस्थापन, ये एफ क्या है आपका? फोर्स है, और इसी तरह से एस क्या है आपका? मतलब वह विस्थापन है, और ये कोस थीटा ये यानी कि एंगल के साथ कितना थीटा के कोण के साथ यह बनाता है। तो मतलब जब कार्य करते समय, तो यही आपको यहाँ पर फॉर्मूला में आपको देखना होगा। जब आप सोचिए, क्योंकि यहाँ पे जब कार्य ही नहीं किया गया यानी कि विस्थापन यानी कि एस बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। तो जब यह 0 ही हो गया तो यह क्या हो गया कि यहाँ सबको क्या कर देगा? 0 कर देगा। इस तरह से आपको किया गया कार्य कैसा हो जाता है? तो शून्य हो जाता है। अब याद रखना है कि ये विस्थापन कैसा एक सदिश राशि है, जबकि कार्य किया गया कार्य कैसा है? जबकि अदिश राशि है। तो ये आपको विस्थापन हो गया, उसके अलावा वेग और मतलब वेग हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, और ये सब कैसा है? तो सब सदिश राशि है, जिस यानी कि जिस सदिश राशि है उसमें कहते हैं, जिसमें परिणाम के साथ साथ उसमें दिशा निश्चित होता है उसमें सदिश राशियाँ कहते हैं। और इस तरह से किया गया कार्य कौन सा कह रहा है कि शून्य ही है।